नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम CAIIB के BFM पेपर के चैप्टर 6 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के 18 MCQs को कवर करेंगे। अगर आपने अच्छे से इन MCQs पर ध्यान दिया तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ECB के MAMP से जुड़े इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ABC Manufacturing Limited intends to raise external commercial borrowings to fund its new machinery expansion. The company wishes to raise $45 million. Calculate the minimum average maturity period applicable for this specific borrowing under the automatic route. Option A 1 year. Option B 3 years. Option C 5 years. Option D 10 years. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 साल। चलिए इसके पीछे के ECB रूल्स को डिटेल में समझते हैं। RBI की गाइडलाइंस के अनुसार ECB के लिए स्टैंडर्ड MAMP 3 साल होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक खास छूट दी गई है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $50 मिलियन तक का ECB उठाती है तो उसके लिए MAMP सिर्फ 1 साल का होगा। हमारे सवाल में ABC लिमिटेड को $45 मिलियन रेज करने हैं। चूंकि यह रकम 50 मिलियन की लिमिट के अंदर है, इसलिए ऑप्शन ए यानी 1 साल का MAMP लागू होगा। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि 3 साल स्टैंडर्ड ECB के लिए लागू होता है। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि 5 साल का MAMP तब लगता है जब फॉरेन इक्विटी होल्डर से वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया जाए। और ऑप्शन डी भी गलत है। 10 साल की लिमिट तब आती है जब अन्य लेंडर्स से वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स लिए जाएं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग छूट के कारण 1 साल सही जवाब है। अगले सवाल में हम ECB के ऑल इन कॉस्ट सीलिंग के कैलकुलेशन को समझेंगे। आइए अब ECB के ऑल इन कॉस्ट सीलिंग के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। XYZ Bank, acting as the recognized lender, is extending a foreign currency external commercial borrowing to an Indian corporate. The applicable benchmark rate is 4.50%. Calculate the maximum all-in cost ceiling permissible under the RBI guidelines. Option A 5.00%. Option B 8.50%. Option C 9.50%. Option D 10.00%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 9.50%। आइए इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। RBI के फ्रेमवर्क के तहत ECB की कीमत तय करने के लिए एक ऑल इन कॉस्ट सीलिंग निर्धारित की गई है। इस सीलिंग का मतलब है कि लेंडर अपने बेस रेट या बेंचमार्क रेट पर अधिकतम कितना मार्जिन या स्प्रेड जोड़ सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार फॉरेन करेंसी ECB के लिए यह अधिकतम स्प्रेड 500 बेसिस पॉइंट्स यानी 5% होता है। हमारे सवाल में दिया गया है कि बेंचमार्क रेट 4.50% है। जब हम इस 4.50% में RBI द्वारा निर्धारित 5% का स्प्रेड जोड़ते हैं तो कुल 9.50% आता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब बाकी ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ए में 5% दिया है, जो कि सिर्फ स्प्रेड की वैल्यू है, टोटल सीलिंग की नहीं। इसलिए यह गलत है। ऑप्शन बी यानी 8.50% एक रैंडम और गलत कैलकुलेशन है। और ऑप्शन डी यानी 10% भी RBI की इस 500 बेसिस पॉइंट्स वाली लिमिट को पार कर जाता है, इसलिए वह भी गलत है। इस तरह 9.50% ही सही जवाब है। चलिए अगले सवाल में ECB के नेगेटिव लिस्ट और एंड यूज रेस्ट्रिक्शंस पर चर्चा करेंगे।
चलिए ईसीबी के नेगेटिव लिस्ट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the end-use restrictions for external commercial borrowings. 1. Borrowings can be utilized for general corporate purposes if obtained from a foreign equity holder with a minimum average maturity period of 5 years. 2. Borrowings are strictly prohibited from being utilized for direct investment in domestic equity shares. 3. Borrowings can be utilized for real estate activities, provided the project is completed within 3 years. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 1 और 2 सही हैं। चलिए ईसीबी के नेगेटिव लिस्ट को डिटेल में समझते हैं। ईसीबी का पैसा कहां इस्तेमाल किया जा सकता है और कहां नहीं, इसके लिए आरबीआई ने सख्त नियम बनाए हैं। कथन 1 बिल्कुल सही है। वैसे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ईसीबी मना है, लेकिन अगर यह लोन एक फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया गया हो और इसका एमएएमपी 5 साल का हो, तो इसकी अनुमति मिल जाती है। कथन 2 भी सही है। ईसीबी के पैसों का इस्तेमाल डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से वर्जित है। कोई भी कंपनी विदेशी लोन लेकर शेयर बाजार में सट्टा नहीं लगा सकती। अब देखते हैं कि कथन 3 गलत क्यों है। ईसीबी का पैसा किसी भी तरह की रियल एस्टेट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसमें 3 साल या किसी भी टाइमलाइन की कोई छूट नहीं है। रियल एस्टेट हमेशा ईसीबी के नेगेटिव लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। इसलिए कथन 3 पूरी तरह से गलत है और सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आइए अगले सवाल में ईसीबी के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और फॉर्म्स को समझेंगे। आइए अब ईसीबी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the reporting requirements for external commercial borrowings. 1. The borrower must obtain a loan registration number from the Reserve Bank of India before initiating any drawdown of funds. 2. The borrower is required to submit Form ECB to the designated authorized dealer bank after the first installment is received. 3. The monthly reporting of actual transactions must be submitted via Form ECB to by the 7th working day of the following month. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 1 और 3 सही हैं। चलिए ईसीबी के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। कथन 1 बिल्कुल सही है। कोई भी कंपनी ईसीबी का पैसा तब तक ड्रॉडाउन यानी निकाल नहीं सकती जब तक उसे आरबीआई से लोन रजिस्ट्रेशन नंबर या एलआरएन ना मिल जाए। यह एक अनिवार्य कदम है। अब बात करते हैं कथन 2 की, जो कि गलत है। कथन 2 कहता है कि फॉर्म ईसीबी को पहली किश्त मिलने के बाद जमा करना है। यह सरासर गलत है। फॉर्म ईसीबी को ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास किसी भी तरह के ड्रॉडाउन से पहले ही जमा करना होता है ताकि एलआरएन जनरेट हो सके। आप बिना फॉर्म जमा किए पैसा नहीं मंगा सकते। कथन 3 एकदम सही है। ईसीबी मिलने के बाद हर महीने के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म ECB 2 का इस्तेमाल होता है। यह फॉर्म अगले महीने के 7वें वर्किंग डे तक जमा करना अनिवार्य है।
इसलिए केवल पहला और तीसरा पॉइंट सही है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। चलिए इस केस स्टडी के जरिए ईसीबी कन्वर्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। Scenario: An Indian corporate entity operating in a sector with a 74% foreign direct investment cap is unable to service its outstanding external commercial borrowings due to severe cash flow constraints. The foreign lender proposes converting the entire outstanding loan into equity shares. Based on RBI guidelines, consider the following statements regarding the correct regulatory actions. 1. The conversion can be executed even if it breaches the applicable sectoral cap, provided it is a distress resolution. 2. The exchange rate for the conversion must be the rate prevailing on the date of the agreement, or any lesser rate mutually agreed upon. 3. The consent of all other lenders of the Indian entity must be obtained prior to the conversion. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 और 3 सही हैं। चलिए ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करने के नियमों को समझते हैं। अगर कोई कंपनी अपना लोन नहीं चुका पाती तो लेंडर लोन को शेयर्स में बदल सकता है, लेकिन इसके कुछ सख्त नियम हैं। कथन 1 गलत है। इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रेस सिचुएशन में सेक्टरल कैप को तोड़ा जा सकता है। यह गलत है। चाहे कोई भी मजबूरी हो, कन्वर्शन के बाद टोटल फॉरेन ओनरशिप उस सेक्टर के लिए निर्धारित एफडीआई कैप को पार नहीं कर सकती। यहां कैप 74% है, तो कन्वर्शन के बाद भी लिमिट उसी के अंदर रहनी चाहिए। कथन 2 बिल्कुल सही है। जब लोन को इक्विटी में बदला जाता है तो एक्सचेंज रेट वही होना चाहिए जो एग्रीमेंट की तारीख पर था, या फिर उससे कोई कम रेट जिस पर दोनों सहमत हों। कथन 3 भी सही है। इस कन्वर्शन से पहले इंडियन कंपनी के बाकी सभी लेंडर्स से पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है, क्योंकि इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसलिए केवल कथन 2 और 3 सही हैं। अगले सवाल में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एफडीआई लिमिट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए ईसीबी के रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the eligibility of recognized lenders for external commercial borrowings. 1. The lender must be a resident of a country that is compliant with the Financial Action Task Force guidelines. 2. Foreign branches of Indian banks are permitted to act as recognized lenders for all types of external commercial borrowings. 3. Multilateral and regional financial institutions are automatically considered recognized lenders. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 1 और 3 सही हैं। चलिए ईसीबी के रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स के नियमों को गहराई से समझते हैं। आरबीआई के मुताबिक ईसीबी के तहत लोन सिर्फ उन देशों के निवासियों से लिया जा सकता है जो एफएटीएफ या आईओएससीओ के पूरी तरह कंप्लायंट हों। ऐसा कंट्री रिस्क और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया जाता है। इसलिए कथन 1 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कथन 2 की। भारतीय बैंकों की फॉरेन ब्रांचेस को रिकॉग्नाइज्ड लेंडर माना तो जाता है, लेकिन उनके ऊपर कुछ भारी पाबंदियां लागू होती हैं।
वे सिर्फ फॉरेन करेंसी ईसीबी में हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें रुपया डिनोमिनेटेड ईसीबी देने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। इसलिए यह कहना कि वे सभी प्रकार के ईसीबी दे सकते हैं पूरी तरह गलत है। अंत में मल्टीलैटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक को हमेशा ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड लेंडर का दर्जा दिया जाता है। इसलिए कथन 3 भी बिल्कुल सही है। इस तरह केवल पहला और तीसरा पॉइंट ही वैलिड है। आइए अब एफडीआई और एफपीआई लिमिट के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए अब एफडीआई और एफपीआई लिमिट के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। A foreign portfolio investor wishes to invest in the equity of an Indian listed company. Calculate the threshold investment percentage of the fully diluted paid-up equity capital at or above which this foreign investment is legally reclassified as foreign direct investment. Option A 5%. Option B 10%. Option C 15%. Option D 24%. सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 10%। आइए इस बेहद महत्वपूर्ण एफडीआई और एफपीआई के गणित को समझते हैं। फेमा नियमों के तहत विदेशी निवेश को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। अगर कोई विदेशी निवेशक किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी के शेयर खरीदता है तो हमें उसका टोटल परसेंटेज देखना होता है। नियम कहता है कि अगर यह निवेश उस कंपनी के फुली डाइल्यूटेड पेड अप कैपिटल के 10% या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसे कानूनी तौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई मान लिया जाता है। लेकिन अगर यह निवेश 10% से कम रहता है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई कहा जाता है। हमारे सवाल में वह एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड पूछा गया था जहां से एफडीआई का लेबल लागू हो जाता है। चूंकि वह थ्रेशोल्ड ठीक 10% से शुरू होता है इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यानी 5% गलत है क्योंकि यह कोई कानूनी बाउंड्री नहीं है। ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी में दिया गया 24% एफपीआई का एग्रीगेट लिमिट होता है जो इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट से अलग है। इसलिए 10% ही सही और सटीक जवाब है। आइए अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Under the Union Budget 2026 updates, persons resident outside India are permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies. Calculate the revised maximum aggregate limit for all such individual investors combined as a percentage of the total paid-up capital of the company. Option A 10%. Option B 15%. Option C 24%. Option D 49%. सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 24%। चलिए इस लेटेस्ट बजट 2026 के महत्वपूर्ण बदलाव को समझते हैं। हाल ही में सरकार ने पीआरओआई यानी पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के नियमों में भारी बदलाव किए हैं। पहले एक अकेला विदेशी नागरिक सिर्फ 5% तक इन्वेस्ट कर सकता था जिसे बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है। लेकिन हमारे सवाल में इंडिविजुअल लिमिट नहीं बल्कि एग्रीगेट लिमिट पूछी गई है। एग्रीगेट लिमिट का मतलब है कि कंपनी में मौजूद सभी विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों का कुल हिस्सा मिलाकर कितना हो सकता है। बजट के नए नियमों के अनुसार इस टोटल एग्रीगेट लिमिट को 10% से बढ़ाकर अब 24% कर दिया गया है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब बाकी ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 10% अब इंडिविजुअल लिमिट बन गया है, इसलिए एग्रीगेट के संदर्भ में यह गलत है। ऑप्शन बी 15% एक रैंडम डिस्ट्रैक्टर है।
और ऑप्शन डी यानी 49% कुछ खास सेक्टर्स का सेक्टरल कैप होता है, पोर्टफोलियो एग्रीगेट लिमिट नहीं। इसलिए 24% ही सही और सटीक उत्तर है। चलिए इस केस स्टडी के जरिए क्रॉस बॉर्डर शेयर स्वैप के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। चलिए इस केस स्टडी के जरिए क्रॉस बॉर्डर शेयर स्वैप के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। Scenario: An Indian startup wishes to acquire a foreign technology company and proposes to issue its own equity shares to the foreign promoters in exchange for their equity shares, without involving any cash remittance. Based on the FEMA Non-Debt Instruments Rule 9 amendments, consider the following statements regarding the correct regulatory actions. 1. The Indian company can execute this cross-border share swap under the automatic route if it operates in a sector where 100% foreign direct investment is permitted. 2. The share swap mechanism strictly requires prior approval from the Reserve Bank of India, regardless of the sector. 3. The transaction must comply with the pricing guidelines prescribed under the non-debt instruments rules. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 1 और 3 सही हैं। आइए नए रूल 9A के तहत शेयर स्वैप की प्रक्रिया को समझते हैं। जब कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी को खरीदती है और पैसे के बजाय अपने शेयर्स देती है, तो उसे क्रॉस बॉर्डर शेयर स्वैप कहते हैं। कथन 1 बिल्कुल सही है। अगर भारतीय कंपनी किसी ऐसे सेक्टर में है जहां 100% FDI बिना किसी रोकटोक के मंजूर है, तो वह ऑटोमेटिक रूट के जरिए यह स्वैप कर सकती है। उसे किसी भी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से कथन 2 पूरी तरह गलत साबित होता है। कथन 2 दावा करता है कि स्वैप के लिए हमेशा RBI की पूर्व अनुमति चाहिए। यह सच नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट वाले सेक्टर्स में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब बात करते हैं कथन 3 की, जो एकदम सही है। भले ही इस लेनदेन में कोई कैश शामिल ना हो, लेकिन दोनों कंपनियों के शेयर्स की वैल्यूएशन प्राइसिंग गाइडलाइंस के हिसाब से होनी चाहिए। शेयर्स का एक्सचेंज रेशियो NDI रूल्स के मुताबिक तय होना अनिवार्य है, ताकि सही वैल्यूएशन सुनिश्चित हो सके। इसलिए केवल पहला और तीसरा पॉइंट सही है। चलिए FDI के प्रोहिबिटेड सेक्टर्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। चलिए FDI के प्रोहिबिटेड सेक्टर्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the prohibited sectors for foreign direct investment in India. 1. Foreign investment is strictly prohibited in Nidhi companies and chit fund businesses. 2. Foreign investors are permitted to invest in the manufacturing of tobacco products under the government approval route. 3. Investment in trading of transferable development rights is completely banned for foreign entities. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 1 और 3 सही हैं। चलिए FDI के प्रोहिबिटेड सेक्टर्स की लिस्ट को याद करते हैं। सरकार ने कुछ ऐसे क्षेत्र तय किए हैं जहां विदेशियों का 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हो सकता। कथन 1 बिल्कुल सही है। कोई भी विदेशी निवेशक निधि कंपनी या चिट फंड बिजनेस में निवेश नहीं कर सकता। ये दोनों पूरी तरह से बैन लिस्ट में आते हैं।
अब देखते हैं कथन 2 को, जो कि गलत है। कथन 2 कहता है कि सिगार और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों में गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ एफडीआई हो सकता है। यह सर गलत है। तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई 100% बैन है, चाहे आप सरकार से कितनी भी मंजूरी क्यों ना मांग लें। इसका कोई अपवाद नहीं है। कथन 3 एकदम सही है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआर की ट्रेडिंग करना भी विदेशी निवेशकों के लिए पूरी तरह से वर्जित है। यह रियल एस्टेट सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया गया है। इसलिए तंबाकू वाला पॉइंट गलत है और सिर्फ पहला और तीसरा पॉइंट ही सही माना जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ईसीबी के लिए हमेशा रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स माने जाते हैं। लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का निवेश एफडीआई कहलाता है। पीआरओआई के लिए कुल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर 24% कर दी गई है। ऑटोमैटिक रूट वाले सेक्टर्स में शेयर स्वैप बिना आरबीआई अप्रूवल के किया जा सकता है। निधि कंपनी और तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई पूरी तरह से वर्जित है। अगले सवाल में हम ईसीबी के सेक्टरल कैप्स और डायरेक्ट लिस्टिंग फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए स्पेस सेक्टर के एफडीआई लिमिट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the revised foreign direct investment sectoral caps for the space sector. 1. Foreign direct investment up to 100% is permitted in the manufacturing of components and systems for satellites under the automatic route. 2. Foreign direct investment up to 74% is permitted under the automatic route for satellite manufacturing and operations. 3. Foreign direct investment in launch vehicles and associated systems is permitted under the automatic route up to 100%. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 और 2 सही हैं। चलिए स्पेस सेक्टर के नए एफडीआई लिमिट्स को अच्छी तरह समझते हैं। हाल ही में सरकार ने बदलाव करते हुए स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। कथन 1 बिल्कुल सही है। अगर कोई विदेशी कंपनी सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स या सब सिस्टम्स बनाती है, तो वह ऑटोमैटिक रूट से 100% तक निवेश कर सकती है। उसे सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। कथन 2 भी एकदम सही है। सैटेलाइट बनाने और उसे ऑपरेट करने के लिए 74% तक का निवेश ऑटोमैटिक रूट से आ सकता है। इसके ऊपर जाने के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य है। अब देखते हैं कि कथन 3 गलत क्यों है। लॉन्च व्हीकल्स यानी रॉकेट्स बनाना एक बेहद संवेदनशील काम है, इसलिए इसमें ऑटोमैटिक रूट से सिर्फ 49% तक का ही निवेश स्वीकृत है। अगर इसमें 100% निवेश चाहिए तो सरकार की कड़ी जांच और गवर्नमेंट अप्रूवल से गुजरना होगा। इसलिए कथन 3 पूरी तरह गलत है और केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही माना जाएगा। अगले सवाल में हम गिफ्ट आईएफएससी के डायरेक्ट लिस्टिंग फ्रेमवर्क को समझेंगे। आइए अब गिफ्ट आईएफएससी के डायरेक्ट लिस्टिंग फ्रेमवर्क के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the direct listing framework in the GIFT International Financial Services Center. 1. The framework permits unlisted public Indian companies to issue and list their shares directly on permitted international exchanges. 2. The India International Exchange and the NSE International Exchange are designated as the permitted international exchanges for this purpose. 3.
Private limited companies are fully eligible to utilize the direct listing framework to raise global capital. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 और 2 सही हैं। चलिए गिफ्ट आईएफएससी के डायरेक्ट लिस्टिंग फ्रेमवर्क को डिटेल में समझते हैं। पहले भारतीय कंपनियों को विदेश में फंड रेज करने के लिए डिपॉजिटरी रिसीट्स का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत बड़ा बदलाव हुआ है। कथन 1 बिल्कुल सही है। अब अनलिस्टेड लेकिन पब्लिक इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स सीधे तौर पर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर सकती हैं। कथन 2 भी एकदम सही है। सरकार ने इस काम के लिए गिफ्ट आईएफएससी में मौजूद 2 खास एक्सचेंजेस को मान्यता दी है। ये हैं इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी। भारतीय कंपनियां इन्हीं पर फॉरेन करेंसी में पैसा उठा सकती हैं। अब बात करते हैं कथन 3 की, जो पूरी तरह गलत है। इस फ्रेमवर्क का फायदा सिर्फ पब्लिक कंपनियों को मिलता है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस डायरेक्ट लिस्टिंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनियों के लिए सीधे तौर पर विदेश से पैसा उठाने का यह रास्ता बंद रखा गया है। इसलिए केवल पहला और दूसरा पॉइंट ही सही साबित होता है। चलिए इस केस स्टडी के जरिए शेयर्स को गिरवी रखने के नियमों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं। चलिए इस केस स्टडी के जरिए शेयर्स को गिरवी रखने के नियमों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं। Scenario: The promoters of an Indian manufacturing company wish to pledge their equity shares in favor of an overseas recognized lender to secure an external commercial borrowing. Based on RBI guidelines, consider the following statements regarding the correct regulatory actions. 1. The pledge of shares can be executed without obtaining a no objection certificate from the existing domestic lenders of the company. 2. In the event of invocation of the pledge, the resulting transfer of shares must strictly comply with the applicable sectoral foreign direct investment caps. 3. A specific board resolution from the borrowing company authorizing the pledge of shares is a mandatory prerequisite. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 और 3 सही हैं। आइए प्रमोटर्स द्वारा शेयर्स को गिरवी रखने के आरबीआई नियमों को समझते हैं। जब कोई कंपनी ईसीबी लोन लेती है, तो वह किसी विदेशी लेंडर के पास अपने शेयर्स गिरवी रख सकती है, लेकिन इसके लिए कड़े नियम हैं। कथन 1 बिल्कुल गलत है। अगर कंपनी ने पहले से किसी भारतीय बैंक से लोन ले रखा है, तो शेयर्स गिरवी रखने से पहले उन सभी बैंकों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना अनिवार्य है। बिना एनओसी के आप विदेशी लेंडर को शेयर्स नहीं सौंप सकते। कथन 2 एकदम सही है। मान लीजिए कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है और विदेशी लेंडर शेयर्स पर कब्जा कर लेता है। इस स्थिति में भी विदेशी लेंडर की कुल हिस्सेदारी उस सेक्टर के एफडीआई कैप को पार नहीं कर सकती। सेक्टरल लिमिट हमेशा लागू रहेगी। कथन 3 भी पूरी तरह सही है। शेयर्स को गिरवी रखने की इस पूरी प्रक्रिया के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक रेजोल्यूशन पास कराना बेहद जरूरी कदम है। यह मालिकाना हक से जुड़ा मामला है, इसलिए बोर्ड की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ कथन 2 और 3 सही हैं। आइए अगले सवाल में कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्री रिस्क के क्लासिफिकेशन को समझते हैं।
आइए अगले सवाल में कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्री रिस्क के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। Consider the following statements regarding the classification of risks in international trade. 1. The protracted default by an overseas buyer to pay for accepted goods is classified as a political risk. 2. Exchange transfer delays caused by the government of the importing country are classified as a political risk. 3. The cancellation of an import license by the regulatory authorities in the buyer's country is considered a political risk. Which of the statements given above is are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 और 3 सही हैं। चलिए इंटरनेशनल ट्रेड में जोखिम यानी रिस्क के सही क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ट्रेड रिस्क को मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, कमर्शियल और पॉलिटिकल। कथन 1 पूरी तरह गलत है। अगर कोई विदेशी खरीदार माल लेने के बाद पैसे नहीं देता या जानबूझकर देरी करता है, तो यह खरीदार की नीयत या उसकी वित्तीय हालत का मामला है। इसलिए इसे कमर्शियल रिस्क कहा जाता है, ना कि पॉलिटिकल रिस्क। कथन 2 बिल्कुल सही है। मान लीजिए खरीदार के पास पैसे हैं, लेकिन उसकी सरकार ने विदेशी मुद्रा बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। ऐसे एक्सचेंज ट्रांसफर डिले को हमेशा पॉलिटिकल रिस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार का दखल है। कथन 3 भी एकदम सही है। अगर खरीदार के देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी अचानक से इंपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दे, तो यह एक नीतिगत फैसला है। इस ट्रेड ब्लॉक का कारण वहां की सरकार है, इसलिए यह भी पॉलिटिकल रिस्क की कैटेगरी में आता है। एक्सपोर्टर्स को नुकसान से बचाने के लिए ईसीजीसी इन दोनों तरह के रिस्क को कवर करता है, इसलिए केवल दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। चलिए इस केस स्टडी के जरिए ईसीजीसी स्टैंडर्ड पॉलिसी के एक्सक्लूशंस को समझते हैं। Scenario: An Indian exporter holding a standard policy from the Export Credit Guarantee Corporation of India faces financial losses on a recent shipment. Consider the following statements regarding the coverage and exclusions under the ECGC standard policy. 1. The policy explicitly covers losses arising due to the insolvency of the overseas buyer. 2. The policy explicitly covers losses caused by fluctuations in the foreign exchange rate between the date of order and the date of payment. 3. Losses resulting from the buyer's refusal to accept goods due to a documented quality dispute are fully indemnified by the policy. Which of the statements given above is are correct? Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है। आइए ईसीजीसी स्टैंडर्ड पॉलिसी के कवरेज और एक्सक्लूशंस यानी उन चीजों को समझते हैं जो कवर नहीं होती। यह पॉलिसी किसी भी एक्सपोर्टर को शॉर्ट टर्म शिपमेंट्स में होने वाले रिस्क से बचाती है। कथन 1 बिल्कुल सही है। अगर कोई विदेशी खरीदार दिवालिया हो जाता है, तो यह एक कमर्शियल डिफॉल्ट है और ईसीजीसी इसे पूरी तरह कवर करती है। अब देखते हैं कि कथन 2 गलत क्यों है। एक्सपोर्ट बिजनेस में करेंसी एक्सचेंज रेट्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। ईसीजीसी पॉलिसी एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान को कवर नहीं करती। इसके लिए एक्सपोर्टर्स को बैंकों से अलग से हेजिंग करानी पड़ती है।
कथन 3 भी सरासर गलत है। अगर खरीदार माल लेने से इसलिए मना कर दे क्योंकि माल की क्वालिटी खराब है या कोई आपसी विवाद है, तो ईसीजीसी पैसे नहीं देती। ईसीजीसी का काम सिर्फ वित्तीय और राजनैतिक रिस्क को कवर करना है। क्वालिटी को लेकर जो भी विवाद है, उसे एक्सपोर्टर और खरीदार को आपस में सुलझाना होता है। अगर विवाद के कारण क्लेम आता है, तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कथन 1 सही है। अगले सवाल में हम एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। चलिए ईसीआईबी पॉलिसी के होल टर्नओवर कंसेप्ट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the export credit insurance for banks whole turnover packing credit policy offered by ECGC. 1. The whole turnover policy requires the bank to cover its entire packing credit advances portfolio rather than selecting individual exporter accounts. 2. The percentage of cover granted to banks under the whole turnover policy is generally lower than that offered under individual account guarantees. 3. ECGC reserves the right to explicitly exclude certain exporters from the whole turnover cover if their past track record exhibits severe defaults. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 1 और 3 सही हैं। चलिए बैंकों के लिए ईसीआईबी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स के होल टर्नओवर कंसेप्ट को गहराई से समझते हैं। कथन 1 बिल्कुल सही है। इस WTPC पॉलिसी की मुख्य शर्त यह है कि बैंक को अपने सभी एक्सपोर्टर क्लाइंट्स का पूरा पैकिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो इसमें कवर करना होता है। बैंक चुनिंदा अच्छे या बुरे अकाउंट्स को अलग से नहीं चुन सकता। कथन 2 गलत है। ईसीजीसी बैंकों को बल्क में इंश्योरेंस लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए इंडिविजुअल पॉलिसी के मुकाबले होल टर्नओवर में कवर परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है, कम नहीं। कथन 3 एकदम सही है। अगर किसी एक्सपोर्टर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा हो, तो ईसीजीसी के पास पूरा अधिकार है कि वह उस विशिष्ट एक्सपोर्टर को बाहर कर दे। ईसीजीसी रिस्क मैनेजमेंट के तहत ऐसा कर सकता है। इसलिए सिर्फ पहला और तीसरा पॉइंट सही है। चलिए इस केस स्टडी के जरिए ईसीजीसी क्लेम फाइलिंग की सख्त टाइमलाइंस को समझते हैं। Scenario: An AD bank discovers that an exporter has defaulted on a post-shipment advance. The bank is covered under an ECGC export credit insurance policy and intends to file a claim. Based on ECGC operational guidelines, consider the following statements regarding the correct regulatory actions for claim filing. 1. The bank must report the default to ECGC by submitting the monthly declaration of overdue accounts strictly within the prescribed timeframe. 2. The claim can be filed immediately on the day the default occurs without waiting for any mandatory waiting period. 3. Filing a claim with ECGC completely absolves the bank from the responsibility of recovering the defaulted amount from the exporter. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है। आइए क्लेम फाइलिंग की सख्त टाइमलाइंस को समझते हैं। जब कोई एक्सपोर्टर डिफॉल्ट करता है, तो बैंक को ईसीजीसी नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। कथन 1 बिल्कुल सही है।
डिफॉल्ट होने पर बैंक की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वह मंथली डिक्लेरेशन ऑफ ओवरड्यू अकाउंट्स के जरिए ईसीजीसी को एक तय समय सीमा के भीतर सूचित करे। अगर डिक्लेरेशन में देरी हुई तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कथन 2 पूरी तरह गलत है। डिफॉल्ट के तुरंत अगले दिन आप क्लेम फाइल नहीं कर सकते। ईसीजीसी हमेशा एक वेटिंग पीरियड लागू करता है जो अमूमन 4 महीने का होता है ताकि एक्सपोर्टर को पैसा चुकाने का मौका मिल सके। कथन 3 भी सरासर गलत है। अगर बैंक को क्लेम का पैसा मिल भी जाए तो उसकी रिकवरी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बैंक को कानूनी तरीके से पैसा वसूलने की कोशिश जारी रखनी होती है और जो पैसा वापस आता है वह ईसीजीसी के साथ शेयर करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ कथन 1 सही है। आइए अब माइक्रो एक्सपोर्टर पॉलिसी के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An Indian manufacturer wishes to apply for the ECGC micro exporter policy to cover its short-term export risks. Based on the ECGC framework, calculate the maximum overall export turnover threshold in the previous financial year that makes the exporter eligible for this specific policy. Option A. Rupees 100 lakh. Option B. Rupees 500 lakh. Option C. Rupees 1000 lakh. Option D. Rupees 5000 lakh. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 100 लाख रुपए। आइए छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए ईसीजीसी की इस खास पॉलिसी के नियमों को समझते हैं। सरकार हमेशा छोटे व्यापारियों को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इसी कड़ी में माइक्रो एक्सपोर्टर पॉलिसी यानी एमआईपी को लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य वो लोग हैं जिनका व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है। एलिजिबिलिटी नियमों के अनुसार कोई भी भारतीय निर्यातक इस इंश्योरेंस कवर का फायदा तभी उठा सकता है जब उसका पिछले साल का कुल एक्सपोर्ट टर्नओवर अधिकतम 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए तक हो। अगर उसका टर्नओवर इस 100 लाख की लिमिट को पार कर जाता है तो उसे स्टैंडर्ड पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हमारे सवाल में अधिकतम लिमिट पूछी गई थी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी 500 लाख, ऑप्शन सी 1000 लाख और ऑप्शन डी 5000 लाख सरासर गलत और बहुत बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं। यह पॉलिसी कम रिस्क वाले छोटे व्यापारियों के लिए 90% तक का भारी कवर देती है, बशर्ते वे इस 100 लाख की सीमा में रहें। दोस्तों, इसी के साथ हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सफलतापूर्वक कवर कर लिया है। आप इन सभी सवालों का अच्छे से रिवीजन करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।